हेलो दोस्तों, मैं रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे सीजीएसटी के सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। आइए जानते हैं सेक्शन 22 के बारे में। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पर्सन कब लायबल होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए? जब उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है क्रॉस कर जाती है, तभी पर्सन लायबल होता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है और उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है एक्सीड कर जाती है 20 लाख से, तभी वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगा और उसको विद इन 30 डेज अपना रजिस्ट्रेशन लेना होगा और जो उसका रजिस्ट्रेशन होगा वो उसका रेट्रोस्पेक्टिव पीरियड से माना जाएगा। चलो दोस्तों, आइए जानते हैं सेक्शन 22 के बारे में। एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल category states from where he makes the taxable supply of goods or services or both if his aggregate turnover in the financial year exceed 20 lakh rupees। अगर कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की और उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है एक्सीड करती 20 लाख रुपीज से, तभी वो पर्सन लायबल होता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए। आइए जानते हैं इसके प्रोविजो के बारे में। प्रोवाइडेड दैट वेयर such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the special category states, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in the financial year exceed 10 lakh rupees। हमारे जीएसटी के लॉ में कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट नोटिफाई की गई हैं, उनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है वो 10 लाख रुपीज रखी गई है। Provided further that the government may, at the request of a special category states and on the recommendation of the council, enhance the aggregate turnover referred to in the first proviso from 10 lakh rupees to such amount not exceeding 20 lakh rupees and subject to such condition and limitations as may be notified। जो हमने अभी फर्स्ट प्रोविजो में पढ़ा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में, उनमें जो 10 लाख रुपीज रखी गई थी थ्रेशोल्ड लिमिट, उसको एक्सीड करके 20 लाख रुपीज कर दिया गया है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द गवर्नमेंट में at the request of a state and on the recommendation of the council enhance the aggregate turnover from 20 lakh rupees to such amount not exceeding 40 lakh rupees in case of suppliers who is engaged exclusively in the supply of goods subject to such condition and limitation as may be notified। इस प्रोविजन में बताया गया है जो सप्लायर एक्सक्लूसिवली सप्लाई करता है गुड्स की, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया है, जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है गुड्स की उसकी ही थ्रेशोल्ड लिमिट्स को बढ़ाया गया है। वो उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 40 लाख रुपीस कर दी गई है। इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू बी engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply services provided by the extending deposits, loan, advances so far as the consideration is presented by the way of discount। अब दोस्तों, हमने सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 में हमें कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में पढ़ा। वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 स्टेट्स हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को माना गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। लेकिन जो हमें ये हमारे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो हमारी
आफ्टर द अमेंडमेंट्स ये जो हमारी ये स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड, ये हमारे आफ्टर 1 February 2019 के बाद ही हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आते हैं एज पर सेक्शन 22। रीजन बीइंग कि कुछ स्टेट्स ने जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी 10 से 20 लाख को एक्सेप्ट किया और कुछ स्टेट्स ने हमें उसमें एक्सेप्ट नहीं किया है। अब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं एज पर सेक्शन 22, जो कि हमें थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसमें अभी भी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 10 लाख रुपीज है, वो है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये सेक्शन 22 के हिसाब से हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। ये 4 स्टेट्स को हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माना गया है एज पर सेक्शन 22। अब हम जानते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट्स, जो कि 10 लाख रुपीज है फॉर बोथ गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। इसमें हमारी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा शामिल है। और जो हमारी कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने गुड्स और सर्विसेज की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख रुपीज तक ही है, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना, जो कि और कुछ स्टेट हमारी है जिसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो सर्विसेज के लिए तो 20 लाख रुपीज है, लेकिन गुड्स के लिए हमारी उसकी जो है 40 लाख कर दी गई है थ्रेशोल्ड लिमिट। वो है जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स हैं, उसमें जो सप्लाई ऑफ गुड्स वो कर रहे हैं, तो उनकी जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट वो 40 लाख रुपीज है, और जो सर्विसेज कर रहे हैं वो 20 लाख रुपीज है। जो हमें 40 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी है ये ओनली फॉर गुड्स है, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट को ध्यान में रखने के लिए में रखिएगा इस बात को, जो कि हमें प्रोविजन नंबर 3 में भी हमें बताया गया है कि जो एक्सक्लूसिवली इंगेज हैं सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 40 लाख हमें बताई गई है। आइए जानते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। एवरी पर्सन हु on the day immediately preceding the appointed day is registered or holds a license under an existing law shall be liable to be registered under this act with the effect from the appointed day। इसमें क्या कह रहा है, एवरी पर्सन, जो पर्सन रजिस्टर्ड थे अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ जैसे सर्विस टैक्स या वैट में, वो लाइबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर दिस एक्ट फ्रॉम द अपॉइंटेड डे, जो कि हमारी अपॉइंटेड डे थी 1 जुलाई 2017। एज पर रूल 26 उनको इसमें रजिस्ट्रेशन लेना था, जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर्ड करना था एज पर 26 रूल। इस रूल में बात की गई है माइग्रेशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग रूल, उसको माइग्रेट कर दिया जाएगा, और ये पेन बेस्ड थे। सॉरी, पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। आइए जानते हैं क्लॉज 3 के बारे में। Where a business carried on by a taxable person registered under this act is transferred whether on account of succession or otherwise to another person as a going concern, the transferee or a successor, as the case may be, shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession। अगर मान लीजिए कोई अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफर करने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड था, तो ट्रांसफरी को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा लेने। मान लीजिए मिस्टर ए ने गिफ्ट किया अपना बिजनेस मिस्टर एबीसी फर्म को, तो अब मिस्टर ए तो जो जीएसटी में लायबल, जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, तो मिस्टर एबीसी मैजर्स एबीसी फर्म भी लायबल हो जाएगी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए। आइए जानते हैं क्लोज 4 के बारे में। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 and 3 इन केस ऑफ ट्रांसफर pursuant to a sanction of a scheme or arrangement of
amalgamation, or as the case may be, demerge of two or more companies pursuant to an order of a high court tribunal, or otherwise, the transferee shall be liable to be registered with the effect from the date on which the registrar of company issue a certificate of incorporation giving effect to such order of the high court or tribunal. इसमें क्या कहता है सेक्शन सबसेक्शन 4 इसमें कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग, जो भी सबसेक्शन 1 एंड 3 में कहा गया है हम उसको ओवररूल करते हैं। अगर कोई भी कंपनी अपने आप को डिमर्ज करती है तो उस कंपनी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो लायबल होगी हम इसे एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे मिस्टर फॉर्म एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मर्ज इनटू XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड उसने जो नई कंपनी बना ली है PKOR प्राइवेट लिमिटेड, तो इस तरीके और जो उनको PKOR का जो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, मान लीजिए वो 16 जुलाई 2020 को मिला है, तो वो लायबल हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए 16 जुलाई 2020 से। उनको जीएसटी में की लायबिलिटीज अराइज हो जाएंगी उन पर और उनको मैंडेटरी हो जाएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना। आइए जानते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के दिया हुआ है द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर शैल बी इंक्लूड all the supplies made by the taxable person whether on his account or made on behalf of all his principals। एग्रीगेट टर्नओवर में हमारा शामिल किया जाता है टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट सप्लाई या इंटरस्टेट सप्लाई को हमारा एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल किया जाता है। अगर ये सप्लाईज की जा रही हैं टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे या उसने करी हैं खुद, तो वो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होंगी। The supply of goods after the completion of job work by a registered job work shall be treated as supply of goods by the principal referred to in section 143, and the value of such goods shall be not be included in the aggregate turnover of the registered job work as per schedule 2। जो हमारा सेक्शन 143 है जॉब वर्क का, उसको हमारा सप्लाई के दायरे में रखा गया है। और जो प्रिंसिपल कुछ गुड्स सप्लाई गुड्स भेज रहा है अपने जॉब वर्कर के पास, वो जो वो सप्लाई गुड्स तो माने जाएंगी, लेकिन वो रजिस्टर्ड जॉब वर्क की एग्रीगेट टर्नओवर में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। The expression special category shall mean the states as specified in subclause G of clause 4 of Article 279A of Constitution except the Jammu and Kashmir and Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim and Uttarakhand। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी 11 स्टेट को कंसीडर किया गया था। अब इसमें जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया, जम्मू एंड कश्मीर इसमें इंक्लूड नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। और अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड उत्तराखंड ये हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आती हैं एज पर सेक्शन 22। आइए जानते हैं सेक्शन 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जो पर्सन हमारे जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं है, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारे कुछ एग्जम्पशंस हैं। एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिव इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर नॉट लायबल टू बी टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम अंडर दिस एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विसेज एक्ट। जो भी गुड्स जो है हमारी एग्जाम सप्लाई में रखी गई हैं अंडर दिस एक्ट, अगर वो एग्जाम सप्लाई में डील करता है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है।
एंड एग्रीकल्चरिस्ट टू डू एन एक्सटेंड ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस एज द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। और जो एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर्स हैं, उनको भी हमारा जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो पर्सन लायबल नहीं होंगे। और जो और द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पर्सन who may be exempt from the obtaining the registration। और जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, उसको भी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आई होप दोस्तों आपको मेरा सेक्शन 22 और 23 समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 24 के बारे में कि अगर कोई सेक्शन 24 में हमारी 11 एंट्रीज हैं, जो उसमें अगर डील करता है, चाहे उसमें हमें थ्रेशोल्ड लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है या नहीं करता, लेकिन फिर भी वो कंपल्सरी लायबल होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दोस्तों।